नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी ने अब संगठन को बूथ स्तर पर और मजबूत करने की कवायद को तेज कर दिया है। देहरादून में आयोजित संगठनात्मक बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कार्यकर्ताओं को हर बूथ हर मतदाता तक पहुंचने का लक्ष्य दिया। देहरादून के हरिद्वार रोड स्थित कुआंवाला में आयोजित बीजेपी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुग, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर संगठन की रणनीति और बूथ स्तर की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए तरुण चुग ने कहा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सकारात्मक माहौल है और जनता का भरोसा पार्टी के साथ बना हुआ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो एक बूथ एक वोट के मंत्र के साथ काम करें और प्रत्येक समर्थक मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केवल मतदाता सूची में नाम जुड़वाना ही नहीं, बल्कि मतदान के दिन समर्थक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी कार्यकर्ताओं को निभानी होगी। बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने, बूथ प्रबंधन को प्रभावी करने तथा आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं मसूरी में बिजली उपभोक्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से यूपीसीएल ने बिजली घर घर संवाद हर द्वार अभियान चलाया। इस दौरान ऊर्जा भवन से पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न इलाकों में घर घर जाकर उपभोक्ताओं से मुलाकात की और बिजली आपूर्ति, बिलिंग, वोल्टेज सहित अन्य समस्याओं की जानकारी ली। अभियान के दौरान अधिकांश उपभोक्ताओं ने यूपीसीएल की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि खराब मौसम और आपदा जैसी परिस्थितियों में भी विभाग बिजली आपूर्ति को जल्द बहाल करने का काम करता है। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क चौड़ीकरण के बाद बीच सड़क पर खड़े बिजली के पोलों की समस्या प्रमुखता से अधिकारियों के सामने रखी। इस पर अधिकारियों ने बताया कि संभावित और संबंधित विभाग से औपचारिक प्रस्ताव होने के बाद नियमानुसार पोलों का स्थानांतरण कराया जाएगा। मुख्य अभियंता राजकुमार ने बताया कि मसूरी में जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले चरण में जनप्रतिनिधियों और कुछ चयनित उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे ताकि लोग पुराने और नए मीटर की कार्यप्रणाली तथा बिलिंग की तुलना स्वयं कर सकें। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां पूरी तरह निराधार हैं। इससे उपभोक्ताओं को पारदर्शी और सटीक बिलिंग के साथ बिजली खपत की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी। विभाग ने यह भी भरोसा दिलाया कि बिल, मीटर या वोल्टेज से जुड़ी किसी भी शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। जो है होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, आम पब्लिक और हमारे जो सभी उपभोक्ता हैं, सम्मानित उपभोक्ता हैं, उन सब से हमने फीडबैक लिया है कि यहाँ पे सप्लाई कैसी आ रही है, सप्लाई की क्वालिटी क्या है, कोई समस्या तो नहीं है, या भविष्य में कोई सुधार की गुंजाइश है तो हमें उसका जो है ना सजेशन वगैरह सब दिया जाए। तो ये हमने जो है ना पूरी मार्केट में घूम के ये फीडबैक ले लिया है। ये है कि हमारे उपभोक्ताओं को जो है ना उच्च गुणवत्ता की नियमित विद्युत आपूर्ति मिले। कोई शिकायत ऐसी मिली नहीं है, लेकिन एक दो जगह जो है अंडरग्राउंडिंग की और जो है ना तार की शिकायत आई है, वो हम देख लें। उस पर भी हम काम कर रहे हैं, संबंधित विभाग से बात कर रहे हैं कि अगर फंड अलॉटमेंट होता है तो पोल भी जो है ना शिफ्ट करके किनारे पे सुरक्षित दूरी पे लगाए जा सकते हैं। स्मार्ट मीटर की कोई जरूरत है? स्मार्ट मीटर भी जो है ना लग रहे हैं, उसके बारे में भी हमने व्यापार मंडल और एसोसिएशन से बात की है, होटल एसोसिएशन से। तो उनको ये डाउट था कि भाई हमारा कहीं बिल ज़्यादा ना आ जाए है? तो हमने कहा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनसे बात हुई कि हम शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो हमारे गणमान्य नेता हैं उनके घरों पे जो है ना उनके परिसर पे जो है मीटर लगा देंगे। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब सड़कों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। मसूरी केम्प्टी मार्ग पर कई स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि भूस्खलन और मलबा आने से यातायात बाधित हो गया। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग राहत कार्य में जुटे हैं। लगातार बारिश के चलते जीवन आश्रम से मसूरी बैंड के बीच सड़क कई जगह टूट गई, जबकि NH 707A के गश्ती बैंड के पास बने वैकल्पिक मार्ग पर भी भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से आवाजाही प्रभावित हुई। रात भर लोक निर्माण विभाग की टीमें जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने में जुटी रही, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण मार्ग को तुरंत खोलना संभव नहीं हो सका। बारिश थमने के बाद राहत कार्य में तेजी लाई गई और सड़क को जल्द यातायात के लिए बहाल करने का प्रयास किया गया। टिहरी पुलिस ने फिलहाल मार्ग को असुरक्षित बताते हुए चारधाम यात्रा पर यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों से विकासनगर मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की है। वहीं केम्प्टी थाना प्रभारी योगेंद्र
गुसाई ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की ओर से जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। लगातार बारिश के कारण मसूरी और आसपास के इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर मशीनें तैनात कर दी हैं और हालातों पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं मसूरी के निकट स्थित खेतवाला गांव में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। निर्माणाधीन संपर्क सड़क से निकला मलबा और भूस्खलन गांव के लिए बड़ी आफत बन गया है। मुख्य मार्ग कई जगह टूट गया है और गांव का संपर्क लगभग कट चुका है। लगातार बारिश के बीच करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रही संपर्क सड़क से निकला मलबा खेतवाला गांव के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग कई स्थानों पर ध्वस्त हो गया है, जबकि सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर और भारी मलबा आने से वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से बंद हो गई है। पहाड़ी पर लटके विशाल पत्थरों के कारण हर समय बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। सड़क बंद होने के बाद ग्रामीणों, खासकर महिलाओं ने खुद जंगल के बीच झाड़ियां और घास काटकर पैदल रास्ता तैयार किया है, ताकि स्कूली बच्चे, मजदूर, बुजुर्ग और अन्य ग्रामीण किसी तरह अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। ग्रामीणों का कहना है कि अगर किसी गर्भवती महिला, गंभीर मरीज या आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना पड़ा तो हालात बेहद भयावह हो सकते हैं। ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क निर्माण के दौरान निकले मलबे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण नहीं किया गया। पहली ही तेज बारिश में यही मलबा बहकर कंपनी गार्डन और आसपास के गांव को जोड़ने वाले मार्ग पर फैल गया। इतना ही नहीं, मलबा रसपना नदी तक पहुंच रहा है, जिससे पर्यावरण और वन संपदा को भी नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मार्ग बहाल कराने, मलबा हटाने और पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं उधम सिंह नगर के दिनेशपुर नगर पंचायत में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित बहुउद्देशीय जन कल्याणकारी शिविर उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो सका। जहां प्रशासन को बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी, वहीं पूरे शिविर में केवल 5 शिकायतें ही दर्ज हुई। अब कम भागीदारी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिनेशपुर नगर पंचायत में आयोजित जन जन की सरकार जनता के द्वार जन कल्याणकारी शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रशासनिक अमला सुबह से ही मौजूद रहा। शिविर का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करना और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना था, लेकिन आयोजन के दौरान फरियादियों की कुर्सियां लगभग खाली रही और पूरे कार्यक्रम में केवल 5 लोग ही अपनी शिकायतें दर्ज करा पाए। शिविर में प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निस्तारण का अधिकारियों ने भरोसा दिलाया। साथ ही सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई गई। हालांकि लोगों की बेहद कम मौजूदगी ने आयोजन की उपयोगिता और प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे शिविर जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। वहीं कम भागीदारी को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा बनी हुई है। अब ये देखना होगा कि भविष्य में ऐसे शिविरों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और अधिक से अधिक नागरिकों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए प्रशासन क्या नई रणनीति अपनाता है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका मुख्यमंत्री के रूप में, जनसेवक के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इस उत्तराखंड में हुआ है। एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया इस उत्तराखंड के अंदर। ये रिकॉर्ड सिर्फ दायित्व या जिम्मेदारी संभालने का नहीं है, ये रिकॉर्ड इस उत्तराखंड में विकास की गंगा को बहाने का है। ये रिकॉर्ड इस उत्तराखंड का नाम पूरे देश में, विश्व में अग्रणी स्थान पर लाने का है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड पहला राज्य बना यूसीसी को लागू करने वाला। इस देश के अंदर अन्य राज्यों को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यूसीसी को लागू कर एक नई राह दिखाने का काम किया। इस देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून इस प्रदेश में लागू किया और आज हम सब जानते हैं पिछले 5 वर्षों में लगभग 33,000 सरकारी नौकरियां इस प्रदेश के युवाओं को निष्पक्ष तरीके से देने का काम इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह। वहीं विश्व मत्स्य दिवस पर शक्ति फार्म में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया और आपको बता दें कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर इस कार्यक्रम में खास तौर पर जोर दिया गया। तो उधम सिंह नगर के सितारगंज स्थित शक्ति फार्म उपमंडी में विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल हुए, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मत्स्य पालक, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिकता के तहत शुरुआत की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि विश्व मत्स्य दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि मत्स्य पालकों के सम्मान और उनकी आजीविका को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मत्स्य पालन को स्वरोजगार का सशक्त माध्यम बनाने के लिए लगातार योजनाएं संचालित कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्षेत्र से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सके। कार्यक्रम में मौजूद अन्य अतिथियों ने भी मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। वहीं मसूरी में लगातार हो रही बारिश के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। अपर माल रोड स्थित बेकरी हिल के पास अचानक एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया, जिसकी चपेट में एक कार और 3 स्कूटी आ गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना के समय वाहनों में कोई सवार मौजूद नहीं था। बुधवार देर शाम अपर माल रोड स्थित बेकरी हिल के पास अचानक एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। पेड़ गिरते ही वहां खड़ी एक कार और 3 स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद अपर माल रोड पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। संयुक्त अभियान चलाकर कटर मशीन की मदद से पेड़ को काटकर सड़क से हटाया गया, जिसके बाद यातायात को दोबारा सुचारू कराया गया। फायर सर्विस के अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस और वन विभाग के सहयोग से त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही समय में मार्ग को खोल दिया गया। वहीं वन विभाग के वन दरोगा अभिषेक साजवान ने बताया कि लगातार बारिश के कारण कई पुराने और जर्जर पेड़ गिरने की स्थिति में है। विभाग ऐसे पेड़ों की पहचान कर उनकी लॉपिंग और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हटाने की कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान पेड़ों और पहाड़ी ढलानों के पास वाहन खड़े करने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर ही वाहन को पार्क करें। गिरने की रोड बाधित था, तो जैसे हम सूचना प्राप्त हुई अपने फायर यूनिट के साथ में जो हम यहाँ मौके पर पहुँचे, हमने देखा 2 स्कूटी और एक कार के ऊपर पेड़ गिरा था। फायर सर्विस ने वुडन कटर की सहायता से जो है पेड़ को छोटे टुकड़े में काटकर रोड किनारे किया है। हाँ। जी। तो क्या किसी प्रकार का नुकसान, गाड़ी कोई डैमेज हुई है कि सब? ना गाड़ी सुरक्षित है। और यहाँ पे जो है अभी पार्किंग के तहत एक जो है पानी मिल गया था, जिससे कि फायर ब्रिगेड के साथ विभाग की टीम ने जो है हटा दिया है तथा यातायात को सुचारू कर दिया गया है। ऐसे वृक्षों को जो है वन विभाग समय समय पर चिन्हित भी कर रहा है, जो कि जान माल के लिए हानि की संभावना दे सकते हैं। ऐसे आपदा के मौसम में सभी से ये गुजारिश है कि मतलब कि अपनी सुरक्षा रखें तथा वाहनों को इस तरह से खड़ा ना करें। अभी भी जो है वाहन क्षति से बच गया है थोड़ा बहुत ही उसमें। वहीं देहरादून में साइंस सिटी परियोजना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। देखिए क्षेत्रों में जैसे अभी हिंदू स्टडीज सेंटर आपके विश्वविद्यालय में, दून विश्वविद्यालय में शुरू हुआ और जब हमने आपसे बात करी तो आपने कहा कि इसको दून विश्वविद्यालय में कर दीजिए, हम लोग इसको जो भी आप जैसा चाहते हैं उस तरह से हम इसको धरातल पर उतार लेंगे, इसकी सारी योजना बना लेंगे। तो अन्य भी बहुत सारे महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, सभी का अपना बहुत बड़ा योगदान है, इसी नाते ये सब काम हो पा रहा है। आपने क्या कहा, जड़ कर जगत तक, तो बहुत ही शानदार और भगवान की कृपा बनी रहे हमारे राज्य पर। वैसे भी प्रकृति का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। देखिए, अगर हम कहें कि हम लोग प्रकृति की दृष्टि से सबसे समृद्ध हैं पूरे देश और दुनिया में, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे पास गंगा यमुना जैसी अनेक नदियाँ, सदा नीरा नदियाँ हैं। हमारे पास बड़े हिम ग्लेशियर हैं, चारों धाम हैं, आदि कैलाश महादेव की भूमि है, इतने सारे धार्मिक स्थल हैं। 71% हमारा भूभाग फॉरेस्ट है। जो इकोलॉजी की हम बात करते हैं तो सच में इकोलॉजी की प्रेरणा और इकोलॉजी का प्रोत्साहन, इकोलॉजी का संवर्धन अगर कहीं से होता है तो वो हमारे ही राज्य से होता है। जिसमें जो आप पॉलिसी लाए हैं, उससे नीतीश जी ने बताया, अभी मैंने पॉलिसी पूरी देखी नहीं, लेकिन जितना उसमें करा गया है कि हिमालय को ध्यान में रखा गया है, यहाँ की जो बदलती हुई परिस्थितियाँ हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हैं, उन सबको ध्यान में रख के किया गया है। तो बहुत अच्छा है, आपका धन्यवाद। और आप सबके सुझाव ऐसे ही मिलते रहें और आप सब लोग जो है सारे कार्यों में, हम सब लोग सहयात्री हैं। सहयात्री हम लोग 2 के हैं। कैसे? एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प रखा है, उस विकसित भारत के सहयात्री हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वो दशक भी बनाने के सहयात्री आप सब हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मीनू सिंह जी कुछ बोलेंगे आप? कुछ आपके भी सुझाव आ जाए। सर, आपका ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लाने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे सचमुच ही उत्तराखंड की स्वास्थ्य शक्ति मजबूत होगी और इसमें एविडेंस बेस्ड और साक्ष्य आधारित कॉन्सेप्ट जो इनबिल्ट किया गया है वो बहुत ही अच्छा है कि सारी जो साइंस है, साइंस रिसर्च बेस्ड है और वो रिसर्च जो है उस पे बेस करके हम डिसीजंस लें और उसके साथ साथ हम सिर्फ डिसीजन ही ना लें, सिर्फ पॉलिसी ही ना बनाएं, उसको ट्रांसलेट भी करें इनटू प्रैक्टिस, क्योंकि वो हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है। हमें सब मालूम है क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता है, लेकिन ट्रांसलेशनल रिसर्च पे भी फोकस करना बहुत आवश्यक रहेगा। तो आप इसमें इतनी एक्टिवली भाग ले रहे हैं क्योंकि पॉलिसी मेकर अगर खुद उसमें शामिल हो जाएं पॉलिसी में तो फिर वो सचमुच ही आगे बढ़ती है, तो वो बहुत अच्छा लगा। और दूसरा सर, आने से पहले हमारा एक संवाद यहाँ पे हो रहा था, उसमें हमने देखा है कि भारत में नोबेल प्राइज़ इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, मिले नहीं हैं। जो भी लोग हैं वो बाहर आके उनको इनके बाद मिले नहीं हैं। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया ऑफ क्वांटम फिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी। मैंने ही अभी रिसेंटली एक वक्तव्य सुना था कि आप उत्तराखंड को स्पिरिचुअल स्टेट भी बनाना चाहते हैं और उत्तराखंड में स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण है। अगर हम इस पे एक रिसर्च सेंटर स्थापित करें कि व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन क्वांटम फिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, जो कि इस समय एक ऐसा विषय है जो नोबेल प्राइज़ के लायक शायद विषय होगा, उस पे फोकस किया जा सकता है। और दूसरा एक विषय है गंगा जल का, जिसमें देखा गया है कि कुछ ऐसे जीवाणु हैं, ऐसे बैक्टीरियोफाजेस हैं जो कि किसी भी रेजिस्टेंट इन्फेक्शन को टारगेट कर लेते हैं। और आजकल बैक्टीरियोफाज हम लोग बचपन में पढ़ते थे वो विषाणु भोजी जीवाणु, जी यही है ना? हाँ, और उसमें सिर्फ यही नहीं है, और भी कुछ चीजें हैं। हाँ, जिससे उसके गंगा वाटर रिसर्च पे भी अगर फोकस किया जाए, हमारे एम्स में भी एक सेंटर हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं जो गंगा वाटर रिसर्च पे है, जो ऐसा लगता है कि वो बहुत सी बीमारियां जो हैं और क्यों उत्तराखंड में स्वास्थ्य का वर्धन होता है वो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो उस पर भी एक आप रिसर्च सेंटर सपोर्ट करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। देखिए, ये मैं तो चाहता ही हूँ, क्योंकि मेरा तो संकल्प ही है कि ये विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बने और उसके लिए हमने शुरुआत भी कर दी है। 2 स्पिरिचुअल जोन हम एक गढ़वाल मंडल में और एक कुमाऊं मंडल में बनाने की प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ा दिया है। और लोग जब यहाँ आते हैं तो केवल टूरिज्म के लिए नहीं आते हैं, यहाँ से उनको बहुत कुछ मिलता है, बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत सारी जो है शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है, प्रकृति का उनको जो है बहुत प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि ये धरा जो है आदिकाल से ये ऋषियों की, मुनियों की और तपस्वियों की तपोभूमि रही है, जहाँ अनेक मंत्रों का उच्चारण हुआ है। क्या होता है, एक पहले 1000, लाख, करोड़, अरब, अरब के बाद खरब और खरब के बाद शंख, नील और इतने सारे, अब जितना हम कहें उतना, वो इन्फिनिटी तक इतने सारे मंत्र यहाँ हुए हैं। और जो मंत्र हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, थोड़ा बहुत जितना मेरा अल्प ज्ञान है, कि मंत्र कभी भी जो है वो फिर समाप्त नहीं होते हैं। जब मंत्र एक बार इसमें आ जाते हैं, अस्तित्व में आ जाते हैं, तो फिर वो घूमते रहते हैं। उनकी भी इस धरा पर जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये देवभूमि भी है, इसीलिए इसको देवभूमि कहा गया है। तो इस नाते हमने इसकी शुरुआत कर दी है और इसमें सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें ये मान्यता भी मिलेगी। और जब कोई चीज़ हम लोग मानने लगते हैं, करने लगते हैं, तो अस्तित्व भी उसको मान्यता दे देता है। तो एक दिन आएगा कि अस्तित्व जो है हमको विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में मान्यता देगा और पूरी दुनिया देगी।
कमला दीदी की आज तबीयत थोड़ा सा वो है, कह रहा है नहीं और कुछ नहीं, खाली घुटने में दर्द हो रहा है। अरे हाँ। कोई बात नहीं, घुटना आपका दर्द में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है हमको।